गरीब वर्सेस अमीर साइकिल रेस। एक गांव में ऋषि नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसी गांव में बढ़ई का काम करते हुए, कमाए पैसों से पढ़ाई करते हुए अपना जीवन बिताते रहता था। उसी गांव का हर्ष नाम का लड़का एक बहुत ही धनी परिवार से था। वह बहुत ही अच्छा जीवन बिताते रहता था। हर्ष और ऋषि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमेशा हर्ष ऋषि के गरीब होने पर मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन कॉलेज में ऋषि किताब पढ़ते हुए अचानक हर्ष से टकराता है। तब हर्ष ऋषि का कुर्ता पकड़कर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे टकराते हो? आंखें सर चढ़ गई हैं क्या? भिखारी कहीं के, मेरे आगे ठहरने के लायक भी नहीं हो। माफ कर दो दोस्त, गलती से तुमसे टकराया, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अबे क्या कहा दोस्त? फिर कभी ऐसे कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जैसे मेरे पांव के नाखून के समान हो। तुम कहां और मैं कहां। माफी मांगा है फिर भी इतना सीन क्रिएट करना अच्छा नहीं लगा। सच कहा तुमने। तुम कहां और मैं कहां। माँ बाप के संपत्ति पर मौज मस्ती करने वाले और मेहनत से काम करके पढ़ने वालों में बहुत फर्क है। ऋषि की बातें सुनकर गुस्से से हर्ष उसको मारता है। इतने में वहां प्रिंसिपल आकर कहते हैं, स्टॉप इट हर्ष, ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं। अपने आप को क्या समझते हो? स्टूडेंट हो या रोड साइड गुंडा? फिर कभी ऐसी लड़ाई की तो कॉलेज से टीसी देकर निकाल दूंगा, माइंड इट। इस तरह प्रिंसिपल हर्ष को डांट कर भिजवा देता है। फिर ऋषि से कहता है, ऋषि तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो? तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मेहनत से काम करके पढ़ाई कर रहे हो। तुम जैसे होनहार स्टूडेंट होना हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तुम दूसरे स्टूडेंट के लिए बहुत इंस्पिरेशन हो। सर गलती से मैं उसे टकराया, माफी भी मांगी, फिर भी उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसे धन दौलत के कारण बहुत घमंड है। उसके घमंड तोड़ने के लिए कल के साइकिल रेस में तुम्हें भाग लेकर उसे हराना होगा। हर साल साइकिल रेस में वही जीत रहा है। कल अगर तुम उसे हरा दोगे तो कॉलेज से तुम्हें फ्री एजुकेशन सैंक्शन कराऊंगा। सर मेरे पास साइकिल नहीं है तो मैं कैसे साइकिल रेस में भाग लूं? तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? अपने फ्रेंड से लेकर फिर रेस के बाद उन्हें वापस कर देना। ठीक है सर, मैं अपने फ्रेंड से साइकिल लेकर जरूर प्रतियोगिता में भाग लूंगा और हर्ष को हराकर उसकी घमंड को चूर करूंगा। ऑल द बेस्ट ऋषि। फिर प्रिंसिपल वहां से चला जाता है। ऋषि अपने फ्रेंड्स के पास जाकर साइकिल पूछता है। यह बात जानकर हर्ष कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाकर धमकी देता है कि कोई भी ऋषि को साइकिल ना दे। हर्ष से डरकर कोई भी ऋषि को साइकिल नहीं देते। फिर ऋषि को कुछ समझ में नहीं आता। वो उदास होकर घर लौटता है। साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और फ्रेंड्स हर्ष से डर के साइकिल भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कल साइकिल रेस में कैसे भाग लूंगा। हाँ, अगर इन लकड़ियों से वुडन साइकिल बनाऊंगा तो पैसे भी खर्च नहीं होंगे। सारा सामान मेरे पास है। यह सोचकर लकड़ी से वुडन साइकिल बनाता है। फिर अगले दिन ऋषि अपने मोटरसाइकिल से रेस कोर्स पर आता है। वहां हर्ष ऋषि को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और हंसता है। इस वुडन साइकिल से मुझे हराओगे? चलो देखते हैं। ऋषि हर्ष के बातों को अनसुना कर देता है। फिर अपना सारा ध्यान रेस पर लगाता है। रेस स्टार्ट होता है। हर्ष आगे जाते रहता है। ऋषि वुडन साइकिल के साथ पीछे रहता है। सब लोग सोचते हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी हर्ष ही जीतेगा, लेकिन देखते ही देखते ऋषि अपने वुडन साइकिल से हर्ष से आगे बढ़ जाता है। रेस में जीतता है। सब लोग ऋषि की प्रशंसा करते हैं। हर्ष बेइज्जती से अपना सर झुका लेता है। फिर प्रिंसिपल आकर कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऋषि, आज से इस कॉलेज में तुम्हें फ्री एजुकेशन मिलेगा। यह सुनते ही सारे लोग तालियां बजाते हैं। ऋषि प्रिंसिपल को धन्यवाद करके खुश हो जाता है। लालची मित्र। एक प्रेमपुर नामक गांव में टीटू और बंटी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही गांव में छोटा मोटा मजदूरी का काम करते थे, परंतु टीटू बहुत ही लालची स्वभाव का था और बंटी बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक दिन की बात है, टीटू और बंटी मजदूरी का काम न मिलने के कारण
यूं ही पेड़ की छाया में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी बीच बंटी ने टीटू से कहा, टीटू, आखिर हम कब तक ऐसे मजदूरी का काम करते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो बंटी? क्यों ना हम अपना खुद का व्यापार शुरू करें? तुम्हारा सुझाव अच्छा तो है, परंतु हम व्यापार करेंगे किस चीज का? क्यों ना हम एक चिकन शॉप खोलें जिसमें हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे। वैसे भी मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाना जानता हूँ। टीटू को बंटी का सुझाव पसंद आया और वो उसकी बात से सहमत हो गया। अगले ही दिन दोनों ने गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और उन पैसों से गांव में एक दुकान किराए पर ली और अन्य व्यापार का सामान खरीदा। इस प्रकार दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। टीटू मुर्गे काटता था और उसका मांस बंटी को सप्लाई करता था और बंटी उस मांस से चिकन बिरयानी बनाता था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत बढ़ने लगा। गांव के लगभग सभी लोग उनकी चिकन बिरयानी खूब पसंद करते थे। दोनों अच्छा मुनाफा कमाने लगे थे। उन्होंने सेठ से लिए उधार के पैसे भी चुका दिए थे। दोनों ही दोस्त व्यापार की तरक्की से बहुत खुश थे, परंतु टीटू लालची स्वभाव का था। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वो कमजोर, बूढ़े और बीमार मुर्गे खरीदकर उनका मांस बिरयानी बनाने के लिए बंटी को सप्लाई करने लगा था और बंटी को टीटू की इस हरकत की खबर नहीं थी। टीटू की इस हरकत से धीरे धीरे गांव में लोग बीमार होने लगे थे। धीरे धीरे बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब गांव वाले इलाज के लिए चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक ने गांव वालों को बीमार होने का कारण खराब मांस को भोजन में प्रयोग करना बताया। गांव वाले अनुमान लगाने लगे कि वो तो बंटी की बिरयानी खाने के बाद से ही बीमार हैं और वो उसकी दुकान पर जाकर हंगामा करने लगे। इस सब के बाद गांव वालों ने बंटी की बिरयानी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ये सब सुनकर बंटी बहुत हैरान था और उसने इस सब के लिए गांव वालों से माफी मांगी। परंतु बंटी अपने हाथों से बनी बिरयानी के ऐसे किस्से सुनकर बहुत परेशान था। उसने इस विषय में टीटू से बात की, परंतु टीटू बहुत डरा और घबराया हुआ था क्योंकि ये सब उसके लालच के कारण ही हुआ था। टीटू के व्यवहार को देखकर बंटी को उस पर संदेह हुआ। बंटी ने उस समय तो टीटू से ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर बंटी ने ये पता लगाया कि टीटू आखिर मुर्गे कहाँ से खरीदता है। बंटी ने मुर्गों के व्यापारियों से टीटू के मांस खरीदने के विषय में बात की। उनमें से एक व्यापारी ने बंटी को सब सच सच बता दिया कि टीटू उससे ही बीमार और बूढ़े मुर्गे खरीदता था। मैंने तो टीटू को कई बार ऐसा ना करने की सलाह दी थी, परंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। बंटी को ये जानकर बहुत बुरा लगा और उसे टीटू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। तब उसने टीटू के साथ काम न करने का फैसला किया। टीटू, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? हमारा व्यापार अच्छा भला चल रहा था, परंतु तुम्हारे लालच ने सब खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। टीटू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और वो अपने किए पर पछताने लगा और बंटी से हाथ जोड़कर अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। बंटी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और देकर देखो। टीटू को अपने किए पर शर्मिंदा देख बंटी ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों फिर से एक साथ बिरयानी का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे बंटी अपने व्यापार में पहले के जैसे तरक्की पाने लगा था। कहानी का नैतिक: मनुष्य को जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। सुंदर एक अच्छा लड़का था। उसे आजकल शादी की चिंता खाए जा रही थी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। अच्छी नौकरी मिलने के बाद शादी करने की सोच रहा था। अच्छी नौकरी मिल गई, इसी दौरान शादी में थोड़ा आलस हो गया। यही बात उसे परेशान कर रही थी। इस परेशानी से वह दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। पूरे दिन में आधा दिन वह अपने काम के बारे में सोचता और बाकी का दिन शादी के बारे में सोचता। एक दिन मैरिज ब्यूरो को फोन करके उसके मैनेजर गुरुनाथ से कहता है, हेलो जी। हेलो, कौन? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। क्या कोई रिश्ते की बात आई है या जानने के लिए फोन किया था? अरे सुंदर जी, कोई रिश्ता आया तो हम खुद ही आपको फोन करेंगे। वैसे आपने कल ही तो फोन किया था। यह कहकर मैनेजर गुस्से से फोन रख देता है। इस दौरान सुंदर का कलीग कुंदन सुंदर से कहता है, क्यों सुंदर, सुबह सुबह मैरिज ब्यूरो को फोन लगा रहे हो क्या? अपने दांत दिखाते हुए पूछता है सुंदर बहुत ही उदास मन से। जी। फिर सुंदर दूसरे जान पहचान के शास्त्री जी को फोन करता है।
शास्त्री जी फोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, हाँ सुंदर, बोलो। शास्त्री जी को रिश्ता आया क्या, या जानने के लिए फोन किया था? मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा या नहीं ये तो पता नहीं, तुम मुझे क्या दोगे ये भी मुझे मालूम नहीं, पर तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं मेरी स्कूटर में जितना तेल डाल चुका हूँ उतनी तेल के पैसों से मैं 2 शादियां आराम से करवा देता। मैं अभी तुम्हारे काम से ही बाहर जाकर आ रहा हूँ, काम नहीं हुआ। सुंदर की आंखों में पानी आ जाता है। दिन ब दिन ये चिंता उसे खाए जा रही थी। लवली बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह सुंदर के घर से 4 घर दूरी पर रहती थी। लवली को सुंदर बहुत पसंद था। उसने कभी भी इस बात का जिक्र सुंदर से नहीं किया, वजह वो लड़की थी। सुंदर लवली को कभी देखा करता था और मन ही मन सोचता था कि कितनी सुंदर लड़की है, पता नहीं कौन इससे शादी करेगा। मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मैं इससे शादी करूं। एक दिन लवली अपनी सहेली कल्पना से कहती है, कल्पना, क्या बात है, सुंदर दिन ब दिन परेशान लग रहा है और दुबला भी होता जा रहा है। क्या उसे कोई परेशानी है? हाँ, मैंने भी परसों उसे देखा था, वो बहुत परेशान था। कल्पना, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ, बताओ। तुम चुपके से जानो कि उसकी परेशानी क्या है और मुझे बताना। ठीक है। 2 दिन बाद कल्पना लवली से मिलती है और सुंदर की परेशानी की वजह बताती है। लवली अपने मन में सोचती है कि अगर उसने और देरी कर दी तो सुंदर को वह खो देगी। यह सोचकर वह कल्पना से कहती है, कल्पना, मुझे तुम्हारे एक और मदद की जरूरत है। हाँ, बताओ, तुम मेरी दोस्त हो। सुंदर के पास जाकर उससे कहना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। कल्पना सुंदर से मिलकर ये बात उसे बताती है। सुंदर और लवली पार्क में मिलते हैं। लवली, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ। नहीं, मैं खुशकिस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम मिले। वह दोनों और देरी ना करके घर वालों को राजी करके तुरंत शादी करने का निर्णय लेते हैं। पुरोहित जी लवली और सुंदर की शादी का मुहूर्त देख रहे थे। सुंदर बिना पलक झपके पुरोहित जी को देख रहा था। इन दोनों की कुंडली के मुताबिक अगले 15 दिनों में अच्छा मुहूर्त है। अगर इन 15 दिनों में शादी नहीं हुई तो अगले 3 महीनों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तुरंत सुंदर कहता है, तो पुरोहित जी, वह 15 दिन का मुहूर्त ही पक्का कर दीजिए। यह सुनकर वहां बैठे सारे लोग एकदम से हंसने लगते हैं। लवली भी हंसने लगी। सुंदर शादी के दिन पेंसिल से दीवार पर लिखने लगा। शादी अब बस 2 ही दिन में थी कि अचानक सुंदर के सपनों पर पानी फिर गया। वजह कोरोना वायरस लॉकडाउन। पता नहीं ये कोरोना वायरस कब जाएगा, अब तो मेरी शादी होने से रही, मेरी जिंदगी बस यूं ही कट जाएगी, कहकर वह इस सोच में बीमार पड़ जाता है। सुंदर की यह हालत देख लवली सोचती है, अगर ऐसे ही रहा तो सुंदर मेरा तो क्या किसी और का भी नहीं हो पाएगा। यह सोचकर लवली को एक उपाय सूझता है और सुंदर के माता पिता को समझाने के लिए कहती है। सुंदर लवली की सोच को अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, आप हमारे रिश्तेदारों को समझाइए कि शादी इसी मुहूर्त पर हो जाए। सुंदर के माता पिता भी लवली के सुझाव से सहमत थे। लवली जैसी अच्छी लड़की मिली है हमारे बेटे के लिए। सुंदर के सारे रिश्तेदार भी इसी मुहूर्त पर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उस गांव का क्वारंटाइन सेंटर बुखार आए मरीजों से भर जाता है। कोरोना के होने के शक पर सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। बुखार आकर क्वारंटाइन हुए लोगों में सारे लवली और सुंदर के रिश्तेदार थे। उनमें लवली और सुंदर भी थे। उन लोगों के चेहरे पर कोरोना का डर नहीं था। ऊपर से देखा जाए तो सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। सब एक दूसरे से अपने हाल चाल पूछ रहे थे। अरे मौसी, कैसी हो? अरे वाह सुंदर, कितना अच्छा हार है, कब बनवाया? ऐसा लग रहा था कि वो क्वारंटाइन नहीं बल्कि कोई शादी का घर हो। सुंदर और लवली की शादी का दिन आ गया। क्वारंटाइन में नए कपड़े और गहनों से लोग बहुत खुश थे। बस एक ही टेंशन थी, पुरोहित जी अभी तक क्वारंटाइन नहीं आए। सब टेंशन से उनका इंतजार कर रहे थे। इतने में पुरोहित जी बहुत ही कमजोरी की स्थिति में खांसते हुए वहां आते हैं। सुंदर बोलता है, अरे पुरोहित जी, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बेटा, मार्केट में प्याज का दाम बढ़ गया है। अभी तक इंतजार कर रहा था कि शायद कुछ दाम कम हो जाए, इसी वजह से देरी हो गई। पुरोहित जी, अगर आपको प्याज चाहिए तो मैं शादी के बाद 2 थैले आपके घर भेज देता। इसकी वजह से आपने मेरा टेंशन बढ़ा दिया। यह आपको शोभा नहीं देता। लवली का रिश्तेदार कहता है, अरे जो हुआ सो हुआ, अब आगे का कार्य शुरू करो। पुरोहित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं। सुंदर लवली के गले में मंगलसूत्र डालता है।
सारे रिश्तेदार खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लवली और सुंदर अपने माता पिता के पैर छूते हैं। 2 दिन बाद क्वारंटाइन आए हुए सारे रिश्तेदारों को साधारण बुखार है कहकर उन्हें अपने अपने घर भेज दिया जाता है। लवली और सुंदर के सारे रिश्तेदारों को एकदम से बुखार आने की वजह लवली की सोच थी। लवली के सोच के मुताबिक प्याज को काट कर बगल में रखने से शरीर का तापमान बढ़ता है। 2 भाई और मैजिकल गाय। 2 भाई थे, हिरेश और रमेश। अपने पिता के देहांत के बाद दोनों अलग अलग घर में रहते थे। बड़ा भाई हिरेश दूध का व्यापारी था। उसके पास बहुत सुंदर और तंदुरुस्त गाय थी। वह गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। वह अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखता था और अपनी गाय को ताजी घास खिलाता था। और हिरेश अपनी गाय के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहता था। हिरेश का पड़ोसी उसका छोटा भाई था। उसके पास बहुत सारी गाय थी, फिर भी वह अपने बड़े भाई से जलता था। अरे हिरेश के पास एक गाय होकर भी वो इतना खुश कैसे रहता है? मुझे लगता है इसकी गाय ज्यादा दूध देती होगी। अगर ये गाय मुझे मिल जाए तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। उसी दिन वो हिरेश के घर जाता है। अरे मेरे छोटे भाई रमेश, कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। आज इस तरफ कैसे? अरे कुछ नहीं भैया, असल में कुछ काम से आया हूँ। हाँ बोलो रमेश, कैसा काम? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे भाई की मदद करूंगा। भैया मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हिरेश को बहुत गुस्सा आता है। पर मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है रमेश, इस गाय के अलावा मेरा और कोई नहीं है। अगर ये गाय बेच दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? भैया मैं आपको इसके अच्छे पैसे दूंगा, जिससे आप जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेना और उसी पर खेती करके अपना गुजारा करना। नहीं, मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है, तुम चले जाओ यहाँ से। रमेश हिरेश के घर से बाहर आता है और वो सोचता है कि मुझे भैया को मजा चखाना पड़ेगा। उसी रात को रमेश अपने भाई के घर के पास गया, जहाँ हिरेश अपनी गाय को बांधता था। वह हिरेश की गाय की घास में कुछ दवाई मिला देता है। अगले दिन जब हिरेश गाय से दूध निकालने आता है, उसे गाय बहुत कमजोर लगती है। जैसे ही हिरेश गाय से दूध निकालने जाता है, गाय छटपटाने लगती है। यह आज गाय को क्या हुआ है? दूध भी नहीं दे रही है। ऐसे बहुत दिन तक चला। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी औरत हिरेश के घर आती है। सुनो बेटा, कुछ खाने को है? हिरेश के पास बहुत ही थोड़ा खाना होता है, फिर भी वह अपना खाना उस बूढ़ी को दे देता है और खुद भूखा रहता है। शुक्रिया मेरे बच्चे। जब बूढ़ी जा रही थी, उसकी नजर गाय पर पड़ती है। सुनो बच्चे, ये गाय तो बीमार लगती है। क्या ये बीमार गाय तुम्हारी है? हाँ, आजकल बीमार है और दूध देना भी बंद कर दिया। बूढ़ी गाय के सिर पर हाथ फेरती है और चली जाती है। दूसरे दिन सुबह जब हिरेश अपनी गाय से दूध निकालने आता है, तो वो देखता है कि पहले से ही बहुत सारा दूध था। और तब हिरेश ये देखकर हैरान होकर सोचता है, तभी आवाज आती है। वह देखता है कि गाय बोल रही है। गाय, तुम बोल सकती हो? हाँ, तुम बहुत ही अच्छे हो। अपना खाना भी उस बूढ़ी को दे दिया। मैं एक मैजिकल गाय हूँ। अब तुमको जितना दूध चाहिए मिल जाएगा। हिरेश उस दूध को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और कुछ ही दिनों में वह दूसरी गाय खरीदता है और धीरे धीरे वह बहुत गाय खरीद लेता है और दूध का बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई को नुकसान हो जाता है और फिर एक दिन उसका छोटा भाई रमेश अपने बड़े भाई से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही घास में दवाई डाली थी। कोई बात नहीं है। हिरेश रमेश को माफ कर देता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इससे हम अपना और दूसरों का भी नुकसान करते हैं।